इस प्रॉब्लम में दिया है कि दो आइडेंटिकल बोगीज हैं C1 and 2, दोनों की मास सेम है एंड बोथ आर मूविंग सेम वेलोसिटीज V0। ये चीज़ यहाँ लिखी गई है और इनमें कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, जिस ट्रैक पे चल रहे हैं दैट इज फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो फ्रिक्शन। ए मैन ऑफ मास सिम राइड्स द रियर बोगी। इस पर एक आदमी भी है जिसका मास स्मॉल है। दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। ये इनिशियल सिचुएशन है। अब कहता है कि ये आदमी एट सर्टेन मोमेंट मैन जम्प्स टू द फ्रंट बोगी विद ए वेलोसिटी u रिलेटिव टू हिज बोगी। ये आदमी इस बोगी के रिस्पेक्ट में u वेलोसिटी से जंप करता है सेकंड पर, और ऐसा होने के बाद हमें दोनों की वेलोसिटीज बतानी है। तो सपोज ऐसा होने के बाद दोनों की वेलोसिटीज v1 और v2 हो जाती है। इसमें करना तो मोमेंटम कंजर्वेशन ही है। तो इस पूरी फैमिली में अगर बाहर से फोर्स नहीं है तो इसका मोमेंटम दोनों का कंबाइंड बराबर इस कंबाइंड मोमेंटम के होना चाहिए। एक रिजल्ट तो ये ठीक है, लेकिन इससे केवल एक ही इक्वेशन बनेगी। v1 और v2 को मिलाकर यू विल गेट ओनली वन इक्वेशन। जब इसका मोमेंटम लिखेंगे, इसका मोमेंटम लिखेंगे, बराबर इसका टोटल मोमेंटम लिखेंगे, तो v1 v2 में एक इक्वेशन बनेगी। उससे इस पूरा सॉल्व नहीं होगा, तो हमें एक इक्वेशन और लेनी पड़ेगी। तो एक इक्वेशन और पाने के लिए हमें एक बीच की स्टेज लेनी होगी कि जिस समय आदमी इस बोगी से निकल चुका है दौड़ते हुए, उस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी ऑब्वियसली वही इसकी बाद की भी रहेगी, क्योंकि एक बार इससे निकल गया जब वो, तो दोबारा तो इस पर है नहीं, तो इसकी वेलोसिटी फिर अनचेंज रहेगी उसके बाद। तो हमें उस स्टेज को लेना चाहिए। ये है वो स्टेज कि सपोज ये आदमी इस बुकी से निकल चुका है, दौड़ते हुए निकल गया है, अब इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v1, और भी ये हवा में है, ऐसे मान के चलें भी हवा में है। तो हवा में इसकी क्या वेलोसिटी है? इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को जो सही इंटरप्रेट कर पाएगा वही कर पाएगा। इसमें अक्सर गड़बड़ क्या करते हैं कि जो वेलोसिटी लिखी गई है इस मैन की u रिलेटिव टू हिज बोगी, तो लोग करते क्या है, इसकी v0 के रिस्पेक्ट में u लेते हैं, इसकी v0 प्लस u लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं। जिस समय इस पर दौड़ना शुरू करेगा, इसके रिस्पेक्ट मूव करना शुरू करेगा, उसी समय इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जो u रिलेटिव वैल्यू दी जाती है वो चेंज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो अगर इसके दौड़ने की वजह से, इस बोगी पर दौड़ने की वजह से इसकी वेलोसिटी v1 हो गई है, तो इसके रिलेटिव इसकी u है मैन की, दैट मीन्स इसकी v1 प्लस u है। और रिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट होता है एक्स्ट्रा, रिलेटिव मीन्स एक्स्ट्रा। अगर इस तरह से फील करें रिलेटिव आसानी समझ में आएगा। व्हेन वी से वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू बोगी इज u, दैट मीन्स दिस मैन हैज वेलोसिटी u इन एडिशन टू वेलोसिटी ऑफ बोगी। वैसे तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला कहता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोगी विल बी vm माइनस v ऑफ बोगी। ये हमें u दिया हुआ है, राइट में, राइट को प्लस मान लें, तो वेलोसिटी ऑफ मैन हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बोगी। वेलोसिटी ऑफ राइट में हमने v1 मान लिया, तो v मैन हो गया u प्लस v1। ये v1 जो मैंने माना बाद वाली के ही रिस्पेक्ट में ये u है, यही जिसने इंटरप्रेट कर लिया ही विल गेट राइट आंसर। तो अब इस स्टेज में हम लोग वी विल अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। इस आदमी और बोगी को पहले देखें, और जिस समय ये जंप करके हवा में है, यानी इस सिचुएशन में, इसमें देखें। तो वी शुड कंसीडर दिस सिचुएशन। ये इसी में एक पार्ट पहले एक पार्ट बाद में, ये पार्ट पहले है, ये सिचुएशन बाद में है। तो यहाँ से यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, क्योंकि जिस समय जंप कर रहा है इससे, इस फैमिली पर बाहर से कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो एक इक्वेशन यहाँ मिले जा रही है, वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो पहले मोमेंटम यहाँ है कैपिटल M प्लस m इंटू v0। बाद में इन्हीं दोनों का, इसी मैन प्लस बोगी का कंबाइंड मोमेंटम यहाँ से आएगा। तो ये मास कैपिटल M है, तो m इंटू v1
plus small m into v1 plus u. So this is equation 1. दूसरी इक्वेशन जो मैंने बताई थी उसको यूज करेंगे कि इस दोनों का कंबाइंड मोमेंटम बराबर इन्हीं दोनों के बाद में कंबाइंड मोमेंटम क्या होना चाहिए. तो इक्वेशन लिखी जा सकती है m प्लस m इंटू वी नॉट इक्वल टू, सॉरी इसमें दूसरी पार्ट का भी है, दूसरी बोगी का भी है, प्लस इसका कि पूरी फैमिली के ले रहे हैं पहले और बाद में, तो m इंटू वी नॉट. ध्यान रखना है कि इसमें इसके ऊपर आदमी नहीं हुई शुरू में, इक्वल टू इनका बाद मोमेंटम हो जाएगा एम वी वन प्लस एम प्लस एम इंटू वी टू. सो वी वन और वी टू में वी हैव टू इक्वेशंस. वी वन वी टू में यहाँ से सीधा वी वन आ जाएगा. वी वन एक तरफ लेके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी वन. वो वी वन यहाँ प्लेस कर दें तो हमें वी टू मिल जाएगा. And if we do so, we should get v1 and v2 as following. इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए. v1 की वैल्यू ये और v2 की वैल्यू ये आ जाएगी, राइट. तो ऑब्वियसली v1 v0 से कम आ जाएगा क्योंकि ये आदमी इसको इससे निकलेगा, पैरों से इसको पीछे पुश करके तब आगे जाएगा. तो v1 की वैल्यू v0 से कम, और इसमें आके एड अप होगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगी तो इसकी ऑब्वियसली बढ़ने के चांसेस हैं. तो ये बढ़ी हुई वैल्यू आती है v0 से ज़्यादा, राइट. जे एडवांस के लिए एक और अच्छी प्रॉब्लम है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. ये एरो 2 में भी है. इसमें दिया क्या है कि वी हैव ए कोनिकल पेंडुलम. इसमें मासलेस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है. ये बॉब इसका मास m दिया है, थ्रेड की लेंथ l दी गई है, और ये दिया गया है कि बॉब किस ओमेगा से रोटेट कर रहा है. तो कोनिकल पेंडुलम इज वेरी कॉमन आर्ट के लिए. हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूमता रहता है बॉब, और स्ट्रिंग हमेशा वर्टिकल से एक सर्टेन एंगल मेंटेन की रहती है. मान लो एंगल थीटा है. इसमें हमें दिया क्या क्या है, ओमेगा दिया है, एल दिया है, मास दिया है, और जी हमें पता ही होता है. ये चारों पैरामीटर पता है, बस थीटा क्वेश्चन नहीं दिया है. लेकिन पूछा क्या है कि इन हाफ साइकिल पॉइंट ओ जो सस्पेंशन पॉइंट है उसके अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कितना चेंज होगा. सपोज इट इज मूविंग क्लॉकवाइज, तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर में चेंज कितना होगा ये पूछता है. ओ के अबाउट चेंज होना क्यों चाहिए, तो ओ के अबाउट देखें तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है टॉर्क से. dl बाई dt इक्वल टू टॉर्क. जैसे फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है वैसे टॉर्क एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है. तो चूंकि टॉर्क इसमें हर समय है, अगर ध्यान दें तो इस पर लगने वाले फोर्सेस दो हैं, टेंशन और वेट. कुछ लोग बाई मिस्टेक यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से लगाते हैं. दैट इज नॉट ए रियल फोर्स. रियल फोर्स यहाँ दो ही है, mg और टॉर्क, ये सॉरी टेंशन. तो इनकी वजह से ही वो के अबाउट टॉर्क आएगा. तो टेंशन तो यहीं से पास हो रहा है. दैट विल नॉट क्रिएट एनी टॉर्क, बट mg ओ के अबाउट टॉर्क देगा, और ये टॉर्क नॉन जीरो हो गया, यानी ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज होता रहेगा. वही चेंज हमें हाफ साइकिल में निकालना है. और उसके निकालने के लिए हमें जो बेसिक फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का वो रिकॉल करें. एंगुलर मोमेंटम का किसी पार्टिकल के लिए बेसिक फार्मूला आता है r क्रॉस p, या r क्रॉस m भी लिख सकते हैं. r क्रॉस p मीन्स r क्रॉस मोमेंटम, राइट. तो ये इसकी फॉर्मुलेशन यहाँ मैं दिखा रहा हूँ. इसमें क्या करेंगे, ये हमारा बेसिक फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम का पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट. तो पॉइंट ओ के अबाउट लेना है तो उसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऐसे दिखाएंगे r वेक्टर. अगर यहाँ है तो r वेक्टर निकालेंगे. उसके लिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन मैंने दिखा दी है. एक्स से राइट में है, वाई अंदर की तरफ है, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जेड ऊपर है. तो पहले हम यहाँ पार्टिकल है तो इसमें इसका आर वेक्टर लिखते हैं. आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, ये वेक्टर लिखना है तो इसमें पहले ऐसे वर्टिकली नीचे आ जाए, फिर हॉरिजॉन्टली इधर आए. वर्टिकली नीचे आएंगे तो वी विल गेट ए कंपोनेंट इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन.
तो हो जाएगा एल कॉस थीटा माइनस के कैप, यहाँ लिख दिया, और ऐसे एल साइन थीटा इंटू माइनस आई कैप। और जब हाफ साइकिल के बाद यहाँ जाएगा तो इसका केवल एक्स पार्ट नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो जाएगा, जेड पार्ट सेम रहेगा इस आर वेक्टर का, तो ये लिख दिया गया आर फाइनल। और जिसमें यहाँ इसका मोमेंटम है वाई के लॉन्ग, तो वो हो जाएगा ओमेगा आर, रेडियस इसकी है एल साइन थीटा। तो कायदे में इसकी जो स्पीड होगी, किसी भी समय स्पीड लिखी जाती है सर्किल में ओमेगा आर, रेडियस है एल साइन थीटा, जिस रेडियस में घूम रहा है, यहाँ से देखें तो एल साइन थीटा है ये, तो स्पीड हमेशा ओमेगा एल साइन थीटा रहेगी। लेकिन एज वेक्टर यहाँ जो मोमेंटम आएगा हो जाएगा एम ओमेगा एल साइन थीटा इंटू जे कैप, एम ओमेगा एल साइन थीटा इंटू जे कैप। जब यहाँ जाएगा हाफ साइकिल के बाद तो वही मोमेंटम वेक्टर हो जाएगा एम ओमेगा एल साइन थीटा इंटू माइनस जे कैप। और इस फार्मूले को लगाया जाए, इस फार्मूले को लगा के आर क्रॉस पी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, एल इनिशियल, उसमें आर इनिशियल क्रॉस पी इनिशियल, इस वेक्टर में इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी तरह एल फाइनल निकाल लेंगे। एल फाइनल निकाल लेंगे कैसे, आर फाइनल क्रॉस पी फाइनल, ये सारे में पता है, दोनों सिमेट्रिकल आएंगे लेकिन फिर भी सेम नहीं आएगा क्योंकि देयर हैज टू बी चेंज। और ऐसा करेंगे तो उसके बाद जब डिफरेंस निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम का, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, और फिर उसका मॉडुलस ले लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द चेंज। और वो जो वैल्यू आएगी उसको निकाला जाए तो कुछ इस तरह से आता है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ये आएगा 2 ओमेगा एल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें प्रॉब्लम फिर क्या आएगी, साइन थीटा कॉस थीटा निकाला कैसे आए, क्योंकि हमें ओमेगा दिया है, एल दिया है और मास पता है, तो थीटा निकालना डिफिकल्ट नहीं है। थीटा निकालने के लिए इस पार्टिकल का किसी भी समय फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस पर दो फोर्सेस हैं, mg और t। अंडर दीज फोर्सेस ये हॉरिजॉन्टल सर्किल ट्रेस कर रहा है, दैट मीन्स इसका वर्टिकली कुछ नहीं हो रहा है, तो इस पर वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेंगे, तो क्योंकि वर्टिकली ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, इट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्किल, तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेंगे। वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और जो इस पर टी साइन थीटा है लगने वाला फोर्स टेंशन का कंपोनेंट, इधर कॉस ऊपर इससे बैलेंस होएगा, इधर जो टी साइन थीटा वो अनबैलेंस्ड है, तो यही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन देगा, क्योंकि घूम रहा है तो देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, तो फिर यहीं से आ रहा होगा इस टी साइन थीटा की वजह से। तो इसको लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, रेडियस ऑफ सर्किल है एल साइन थीटा। तो इन दोनों से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से इसको डिवाइड कर लें तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, थीटा थीटा यहाँ कैंसिल हो गया, तो वी विल गेट कॉस थीटा एज जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल। तो कॉस थीटा तो मुझे यही मिल गया, ये डायरेक्ट इसको यहाँ रख देंगे, साइन थीटा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके निकाल लेंगे रूट, तो वी विल गेट होल एक्सप्रेशन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इन हाफ साइकिल।